अब मोशन रिलेटेड सिस्टम है, उन पैरामीटर के साथ डिस्कस करें। उसमें एक पैरामीटर आता है कि जो पावर है वो किस तरह से बिहेव कर रही है, पावर का फॉर्मूलेशन क्या है, और अगर हम एक्सटर्नल फोर्स वेरी करते हैं तो उस पावर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। सिमिलरली सिस्टम के अंदर पावर डिसिपिएट भी हो रहा है बिकॉज ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स। सो विल सी वेदर इट इज सेम एज दैट ऑफ सप्लाइड पावर और नॉट, क्योंकि अगर सस्टेन्ड ऑसिलेशन रखना है, कांस्टेंट एम्पलीट्यूड मोशन रखना है, तो उस केस में हमें सेम एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी ना जितनी लूज कर रहे हैं। तो अभी तक तो हमने ऐसा कुछ भी सेट नहीं किया, जो अभी तक हमने डिस्कशन किया है वहाँ पे ऐसा कोई सेटिंग किया नहीं। तो देखते हैं कि जो अब तक डिस्कस किए थे उसमें वो सिचुएशन पॉसिबल है भी या नहीं। ऐसे ही सब कुछ डिस्कस कर लिया, लेकिन बाद में पता लगा कि सप्लाइड पावर डिसिपेटेड पावर में बहुत फर्क आ रहा है, तो क्या कुछ मिस कर रहे हैं, देखते हैं इसके बारे में। फिर जो पावर है वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी के साथ किस तरह से वेरी करती है। तो जो फ्रीक्वेंसी के साथ वेरिएशन का मेथड है वो सेम रहेगा जो हम अभी तक डिस्कस कर रहे हैं। पावर निकालने, पावर का फॉर्मूला किसी को याद हो जो बेसिक क्लासेस में हम पढ़ते हैं? F/V। F/V। चलो सबसे पहले हम सप्लाइड पावर निकाल रहे हैं कि जो एक्सटर्नल फोर्स है उसकी वजह से क्या पावर। फोर्स इंटू वी भी ठीक है, फॉर्मूला कोई इश्यू नहीं, सही है। वो एक पर्टिकुलर स्टेज पे आता है, कह लीजिए कुछ मैनिपुलेशंस के बाद आता है। तो अगर हमें इंस्टेंटेनियस पावर देखनी है so we'll have instantaneous force and instantaneous velocity. Instantaneous means at any particular time, क्योंकि सभी क्वांटिटी टाइम के साथ चेंज हो रहा है। So we'll first start with the instantaneous force and velocity and then we will figure it out कि एवरेज वैल्यू कितनी है। एवरेज का मतलब क्या होता है, पूरे वन साइकिल में वैल्यू क्या आ रही है। तो पहले हम इंस्टेंटेनियस पावर निकाल लेते हैं। ओके, तो क्योंकि हमें सप्लाइड पावर निकालनी है तो ये फोर्स कौन सा यूज होगा, एनीवन? सप्लाइड फोर्स। सप्लाइड फोर्स जो हमने बाहर से फोर्स लगाया है उसका फॉर्मूला होगा। और ये वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, थोड़ी देर पहले ही निकाली थी ना हमने लास्ट लेक्चर में, वेलोसिटी का फॉर्मूलेशन। तो दोनों फॉर्मूलेशन हमारे पास है, वी विल बी यूजिंग दोज ओनली। सिर्फ रियल पार्ट के साथ डील कर रहे हैं। सो फोर्स का रियल पार्ट ये, एंड फॉर वेलोसिटी ये सबस्क्रिप्ट में बच्चे, ये टाइपो चल रही है अभी तक, मैंने फिक्स नहीं किया इनको। सो वी हैव फॉर्मूलेशन फॉर बोथ, फॉर एक्सटर्नल फोर्स एंड द वेलोसिटी कंपोनेंट। तो आप इसको पहले सॉर्ट आउट कर लीजिए, दैट इंस्टेंटेनियस पावर विल बी प्रोडक्ट ऑफ दिस टू क्वांटिटी। पहले हम इसको सोल्व कर भी सकते हैं, मर्जी है हमारी, कि इसके ऊपर आप कोसाइन a माइनस बी की आइडेंटिटी लगा सकते हो और फिर इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हो। बट उससे पहले हम एवरेज पावर का फॉर्मूला अगर लिखना चाहें तो एवरेज पावर जो भी हम बात कर रहे थे वो क्या थी कि इंस्टेंटेनियस पावर का यूज़ करके हम ये देखते हैं कि फुल साइकिल में यानी 1 यूनिट टाइम पीरियड में टोटल पावर कितनी है और उसको टाइम पीरियड से डिवाइड कर देते हैं। तो ये हमें एवरेज पावर दे दे, तो इंटीग्रेशन की लिमिट जो है 0 टू कैपिटल टी का, ये पीटी का फॉर्मूला भी हमने निकाला। सो सिर्फ अब हमारा काम क्या रहेगा, इंटीग्रेशन सोल्व करना रहेगा। और इंटीग्रेशन भी सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का है, ऐसा कुछ नहीं कि कोई बहुत नया फंक्शन आ रहा है आपके सामने। तो साइन फंक्शन का इंटीग्रेशन आप करते रहे। सो वी हैव टू डू दैट। जो सेकंड स्टेप यहाँ पर हमने किया है वो क्या किया है कि इस पावर के फॉर्मूले में कोसाइन a माइनस बी की आइडेंटिटी लगा के सोल्व किया। सो विल हैव टू टर्म, कोसाइन स्क्वायर ओमेगा टी कोसाइन फाइव, कोसाइन ओमेगा टी साइन ओमेगा टी साइन फाइव। अब दो इंटीग्रेशन है बच्चे, तो आप इसको सोल्व कर सकते हो। इंटीग्रेशन की लिमिट भी दी हुई है। कोसाइन फाइव जो है वो कांस्टेंट है, साइन फाइव भी कांस्टेंट है। तो जब आप ये इंटीग्रेशन सोल्व करेंगे, अभी मैं इसको वैल्यू बता रहा हूँ बट यू कैन जस्ट रिवाइज योर इंटीग्रेशन टेक्निक। सो जो पहली टर्म है कोसाइन स्क्वायर ओमेगा टी और कोसाइन फाइव, इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे व्हाट यू विल गेट कोसाइन फाइव टी बाई टू।
सेकंड टर्म का इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना आएगा? एनी गैस वर्क? कोई क्विक कैलकुलेशन कर पाओ इसको? इट विल बी 0। अगर रफ आइडिया देना है तो क्या किया है हमने यहाँ पे कि ये जो प्रोडक्ट है ना कोसाइन और साइन का, इसको मैंने कोसाइन 2 थीटा में कन्वर्ट कर लिया, 2 से मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड करके। तो किसी भी कोसाइन और साइन फंक्शन का अगर हमें एवरेज निकालना है तो 0 होता है। अगर फुल साइकिल पे कोसाइन साइन का एवरेज निकालेंगे तो 0 रिटर्न करता है। तो इंटीग्रेशन टेक्निक से आप इसको भी चेक कर सकते हो। तो जब आप ये दो वैल्यू पुट करोगे तो जो पी एवरेज का फॉर्मूला है, यू विल गेट एफ नॉट स्क्वेयर 2zm इंटू कोसाइन फाइव, क्योंकि ये वाली टर्म तो कैंसिल आउट हो गई थी ना, 0 हो गया था ये, एंड इसकी वजह से हमारा t/2 आ रहा है। तो ये जो t था ये डिनोमिनेटर में जो t है उसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड वी लेफ्ट विथ दिस फॉर्मुलेशन। सो आप देख सकते हैं कि जो एवरेज पावर है वो टाइम के साथ वेरी नहीं कर रही, करनी भी नहीं चाहिए, लेकिन ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड जरूर कर रही है। किस तरीके से? ये भी एंगुलर फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगा क्योंकि फाई की एंगुलर फ्रीक्वेंसी पे डिपेंडेंस है, और जो जेडएम है इम्पीडेंस, ये भी एंगुलर फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। तो ये जो टोटल एवरेज पावर है इट विल ऑल्सो वेरी विद द एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो सिंपल फॉर्मुलेशन था, इसमें किसी तरह का कंफ्यूजन, कोई ऐसा स्टेप जो जिसकी सेंस ना बन रही हो आपके लिए? ओके, सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर सप्लाइड पावर। अब सेम जैसे हमें डिसिपेटेड पावर भी निकालनी, सो ऑलमोस्ट सेम टेक्निक चलेगी। फॉर्मूला हमारा डिसिपेटेड पावर का सेम है, पावर का फॉर्मूला सेम है कि प्रोडक्ट ऑफ इंस्टेंटेनियस फोर्स एंड द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब यहाँ पे फोर्स कौन सा यूज होगा? हमें डिसिपेटेड पावर निकालनी, which is originating from the frictional force। तो यहाँ पर फोर्स का क्या फॉर्मूला यूज होगा? सर -r/x'। यस, क्योंकि यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से डिसिपिएशन हो रहा है ना, तो जो फ्रिक्शनल फोर्स का फॉर्मूला है वो यूज करेंगे, विच इज r इंटू वेलोसिटी। सो वी यूज दैट rvt। ये सब्सक्रिप्ट वाला इशू काफ़ी जगह है, बट वी कैन टेक केयर ऑफ दैट। फिर से वही फॉर्मूला इंस्टेंटेनियस पावर का बना r/vt², और vt का फॉर्मूला हमारे पास है इन टर्म ऑफ रियल पार्ट ओनली, कोसाइन ओमेगा t माइनस 1। तो फिर आप एवरेज पावर निकाल सकते हो। दिस विल बी द फॉर्मुलेशन फॉर इंस्टेंटेनियस पावर आफ्टर पुटिंग दिस फॉर्मुलेशन ऑफ वेलोसिटी, और ये वैल्यू जब पुट करोगे विल रीच अप टू दिस पॉइंट। तो एवरेज पावर निकालने के लिए सेम टेक्निक कि आप इंस्टेंटेनियस पावर का यूज़ करके इंटीग्रेट कीजिए फुल साइकिल के लिए एंड टाइम से डिवाइड कर दीजिए। ओके, तो अगर आप ये एक्सरसाइज करेंगे यू विल हैव दिस इंटीग्रेशन, एक ही टर्म रहेगी ना, कोसाइन स्क्वायर ओमेगा t माइनस 5। इसको जब आप सोल्व करेंगे तो इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या आएगी? यानी का कोसाइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है? सर 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके उसको 1 - 2 cos ओमेगा t करके लिख देंगे। सॉरी 2 cos2 ओमेगा t -1/2। यस, तो उसके बाद जो कोसाइन वाला वो तो 0 हो जाएगा, राइट? तो इसमें आपको जो है पहले आप इसको सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में लेके जाएंगे, जैसे अभी तो स्क्वायर है ना, तो आप इसको 1 माइनस या 1 प्लस cos 2 थीटा जो भी फॉर्मूला होता है दैट यू हैव टू यूज। तो जो इंटीग्रेशन की वैल्यू आएगी वो t/2 आती है इसमें। जब t/2 करेंगे तो ये t डिनोमिनेटर वाला कैंसिल हो जाएगा, यू लेफ्ट विद दिस। ओके, तो ये हमारी डिसिपेटेड पावर का फॉर्मूला है। अब क्वेश्चन है, पीछे तो फॉर्मूला कुछ हो रहा था यहाँ पर कुछ हो रहा है, इसका मतलब क्या डिसिपेटेड और सप्लाइड पावर अलग है? नहीं,
क्योंकि अभी हमें कुछ कन्वर्शन करनी पड़ेगी। वहाँ पे कोसाइन फाई की टर्म में था, बट यहाँ पे कोसाइन फाई नहीं है, बट वी हैव रिलेशन बिटवीन आर जेड एम एंड कोसाइन फाई, सो वी विल मेक यूज ऑफ दैट। तो फॉर्मूला कहाँ से आ रहा है? यहाँ से, कि जो इम्पिडेंस का फॉर्मुलेशन है जेड एम कोसाइन फाई इज इक्वल टू आर प्लस आयोटा एम ओमेगा माइनस के बाई ओमेगा। तो यहाँ से आप कोसाइन फाई की वैल्यू क्या लिख सकते हो? दिस विल बी आर बाई जेड एम। सो कोसाइन फाई विल बी आर बाई जेड एम। तो यहाँ से आर पिक कर लो और एक जेड एम पिक कर लो, उसको कोसाइन फाई से रिप्लेस कर लो, यू विल गेट दिस फॉर्मुलेशन विच इज एग्जैक्टली सेम जो भी हमने सप्लाइड फोर्स के लिए लिखा। ओके, सो दोनों के लिए सेम आ रहा है, फॉर्मुलेशन में कोई दिक्कत नहीं है। तो हम किसी एक भी पावर की अगर वेरिएशन डिस्कस कर लेंगे वो दूसरे पे एप्लीकेबल होगा ही होगा, क्योंकि जितनी भी डिपेंडेंस है वो सेम वे से मूव कर रही है इसकी। ओके, सो वी कैन मैनेज टू फिगर आउट बोथ द पावर। अब ये देखते हैं कि वेरिएशन कैसे होगी। इससे रिलेटेड कोई कंफ्यूजन हो किसी को? नो सर। सो उसके बाद हमें देखना है कि जो पावर है, वेदर इट इज सप्लाइड पावर और डिसिपेटेड पावर, वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी के साथ किस तरह से वेरी करती है। वो हमें देगा एक इम्पोर्टेंट कर्व या इम्पोर्टेंट ग्राफ कह लीजिए, जिसको हम अब्जॉर्प्शन कर्व बोलते हैं, कि उसकी वेरिएशन क्या है। जो रिजेक्शन सर्किट होते हैं या एक्सेप्टर सर्किट होते हैं उसमें इस कर्व की काफ़ी इम्पोर्टेंस है। वो बेसिकली यही रिप्रेजेंट करता है कि जो पावर सप्लाई कर रहे हो वो फ्रीक्वेंसी के साथ क्या वेरिएशन है, या जो पावर डिसिपिएट हो रही है वो फ्रीक्वेंसी के साथ क्या वेरिएशन है। सो उसके लिए हमें फॉर्मूलेशन पता होने चाहिए जो भी हमने ड्राइव किए, कि एवरेज पावर वेदर इट इज सप्लाइड और डिसिपिएटेड कैन बी रिटन लाइक दिस। इसमें आर भी एंगुलर फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करता, एफ नोट भी नहीं डिपेंड कर रहा, सिर्फ हमारी डिपेंडेंस किसकी वजह से आ रही है? जेड एम की वजह से, राइट। तो अब जेड एम पे फोकस करेंगे वेरिएशन स्टडी करने के लिए, जो पहले हम करते रहे। तो जेड एम स्क्वेयर जो है दिस कैन बी रिटन लाइक दिस। सो यहाँ पे डिपेंडेंस हमारी एम ओमेगा और के बाई ओमेगा की टर्म में आ रही है। तो वेरिएशन स्टडी करने के लिए फिर से हम 3 पॉइंट लेंगे। 1 when omega is approaching to 0, second one when omega is approaching to infinity, and third we try to figure out frequency for which power is maximum or absorption power is maximum. Okay, so omega 0 पे average power क्या बनेगा? तो 0 जब फ्रीक्वेंसी 0 को अप्रोच करेगी तो उस केस में एवरेज पावर 0 बनेगा। रीजन ऑब्वियस है कि ये टर्म तो 0 हो जाएगी, बट जो सेकंड टर्म है उसकी वजह से हमें इन्फिनिटी मिलेगा। तो अगर डिनोमिनेटर में इन्फिनिटी है देन पावर विल बी 0। इन्फिनिटी को जब फ्रीक्वेंसी अप्रोच करेगी उस केस में क्या होगा? 0। उस केस में भी 0 आ जाएगा। मैक्सिमम कहाँ पे होगी? Z equal to R. ओमेगा इक्वल टू अंडर रूट के बाय एम। यस, उसका निकालने का मेथड सेम है जो हम पीछे करते रहे, दैट यू डिफरेंशिएट दिस क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू फ्रीक्वेंसी एंड फ्रॉम देयर यू कैन फिगर इट आउट कि किस फ्रीक्वेंसी पर मैक्सिमम मिलेगा, एंड दैट विल कम आउट टू बी स्क्वायर रूट ऑफ के बाय एम। तो इस फ्रीक्वेंसी पे इम्पीडेंस की वैल्यू R हो जाएगी, क्योंकि ये जो सेकंड टर्म है दिस वन ब्रैकेट के अंदर ये 0 में कन्वर्ट हो जाएगा इस फ्रीक्वेंसी पे। वी लेफ्ट विद दैट जेड एम इज इक्वल टू R। तो जब हम ये पावर के फॉर्मुलेशन में यूज़ करेंगे वी विल गेट दैट P एवरेज इज F नॉट स्क्वायर बाई 2R। ठीक है, तो वी कैन गेट ऑल द 3 पैरामीटर और 3 फ्रीक्वेंसीज जिस पे स्टडी करना चाह रहे थे। रेजोनेंस हमें कहाँ पे मिल रहा है? नेचुरल फ्रीक्वेंसी पे मिल रहा है, और कोरस्पॉन्डिंग पावर जो है
that depends only on the resistive component, not on the mass and elasticity component. Similarly जब वो इलेक्ट्रिकल सर्किट की बात करते हैं तो वहाँ पे जो पावर एब्जॉर्प्शन होती है मैक्सिमम, वो हमारी रेजिस्टेंस पे डिपेंड करती है। ठीक है, जो उसका डिस्कस करोगे वहाँ से क्लियर हो जाएगा कि एल और सी पे कोई डिपेंडेंस नहीं आती मैक्सिमम ऑब्जॉर्ब पावर की, सिर्फ रेजिस्टेंस पे डिपेंडेंस आती है। लेकिन जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है जहाँ पर मैक्सिमम होना है, दैट डिपेंड्स ऑन द एल एंड सी। तो इसलिए जब भी हम ट्यूनिंग चेंज करते हैं तो मोस्टली हम कैपेसिटेंस की वैल्यू चेंज करते थे। इंडक्टर के लिए, इंडक्टर की ना चेंज करने का कारण है कि उसको चेंज करना इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है। कैपेसिटर आप कैपेसिटेंस की वैल्यू इसलिए मैनिपुलेट कर सकते हैं। सो मोस्टली जो भी ट्यूनिंग सर्किट होते हैं उसमें हम कैपेसिटेंस की वैल्यू के साथ प्ले करते हैं। ओके, सो अगर इसका ग्राफ देखें कंप्लीट, विल लुक लाइक समथिंग लाइक दिस कि एक्स एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी है एंड ऑन वाई एक्सिस वी हैव द एवरेज पावर। सो जीरो फ्रीक्वेंसी पे जीरो को अप्रोच कर रहा है। व्हेन इट इज अप्रोचिंग टू इंफिनिटी दिस विल ट्राई टू गो टू जीरो, and at natural frequency we have the maximum value, maximum power, and corresponding value of the power absorbed is f naught square by 2. Okay, so ये जो ग्राफ है this is called absorption curve। कुछ बुक में अलग नोटेशन होगी, बट स्टैंडर्ड टर्म जो absorption curve है इसकी, ये ओमेगा 1 ओमेगा 2 ये क्यों लिखा है इनकी बात हम थोड़ी देर में करते हैं। सो दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट इन द रेजोनेंस पार्ट कि जो भी हम रेजोनेंस सर्किट होते हैं या कह लीजिए एक्सेप्टर या रिजेक्टर सर्किट, उस केस में ये एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर हम इनकी बात करें कि ओमेगा 1 ओमेगा 2 क्या है, जितने भी इलेक्ट्रिकल सिस्टम है या कोई भी एक्सटर्नल ड्रिवन सिस्टम है, पोस्ट ऑसिलेशन जिसमें हो रही है, उस केस में एक कॉमन टर्म है बैंडविड्थ। बैंडविड्थ की बात करते हैं तो बैंडविड्थ क्या है? ओके, however there is nothing important, this is just completion of the table only। बैंडविड्थ क्या है उसकी बात कर रहे थे। सो दिस रिप्रेजेंट difference of the frequencies at which power is half of the maximum power। जैसे maximum power कितनी, f naught square by 2r। ओके, और ये ओमेगा नॉट फ्रीक्वेंसी पे हो रहा है। व्हाट वी फिगर चेक कि हम इस मैक्सिमम पावर का हाफ ले लेते हैं एंड हाफ कितना होगा, f naught square by 2r। फिर ये चेक करते हैं कि किसकी फ्रीक्वेंसी पर कि हमें हाफ वैल्यू मिलेगी। तो ये दो फ्रीक्वेंसीज पे मिलेगा, वन इज ओमेगा 1, अनदर वन इज ओमेगा 2। तो इन दोनों फ्रीक्वेंसी का जो डिफरेंस है दैट इज कॉल्ड बैंडविड्थ। कुछ बार इसको जो टर्म यूज करते हैं ना, इसको जो सिस्टम पे लिखा होता है बैंडविड्थ की जगह ये भी लिखते हैं FW HM। ये भी कॉमन नोटेशन है। ये क्या है, फुल विड्थ एट हाफ मैक्सिमा, जो हम डेफिनेशन में दे रहे हैं ना, फुल विड्थ एट हाफ मैक्सिमा। ओके, सो ये आपको कॉमन पैरामीटर मिलेगा। इसके बेस पे हम ये बता सकते हैं कि जो सिस्टम है किस फ्रीक्वेंसी रेंज में एफिशिएंटली काम कर रहा है। अगर मान लीजिए आप एक्सेप्टर सर्किट की बात कर रहे हो तो वो पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसीज अब्जॉर्ब करेगा। अगर मान लीजिए आप चाहते हैं कि वो जो सिस्टम है वो वाइड रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज पर काम करे, तो उस केस पे हमारी रिक्वायरमेंट क्या होगी कि ये जो बैंडविड्थ है इट शुड बी लार्जर। और अगर हम ये चाहते हैं कि वो सिर्फ लिमिटेड फ्रीक्वेंसीज पर काम करे, तो हमारी टेंडेंसी रहेगी कि जो भी सिस्टम है हमारा वो शार्प हो, शुड बी लाइक ए डेल्टा फंक्शन, कि जो विड्थ है जितनी कम होगी
वो उतना बढ़िया पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसीज पे काम कर सकता है। ओके, तो ये हमारा मीनिंग है बैंडविड्थ का। उसके बाद जो एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है वो क्वालिटी फैक्टर आता है, बट उसकी बात आज नहीं करते, उसकी बात हम नेक्स्ट वीक करेंगे, क्योंकि जो नेक्स्ट क्लास है उसमें आप अपने डाउट कंटिन्यू कर सकते हो। तो इसमें चैप्टर के बाद डाउट क्लास नहीं रखेंगे, इस हफ्ते जो हमने डिस्कस किया है सिर्फ उसी की डाउट क्लास होगी। तो मेक श्योर कि आप इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिए, ताकि जो भी कॉन्सेप्चुअल डाउट है आपके वो हम फ्राइडे को डिस्कस कर सकें। सो अगर कोई इमीडिएट क्वेश्चन हो बच्चे किसी को,